मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन में 88 में। जीएस मंथन 88 है ना, खैर भूल जाता हूं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में, और हम जो है आज गोंड जनजाति के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, गोंड जनजाति के विषय में सबसे पहले बात ये रही कि गोंड शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कोंड से हुई है। ठीक है, गोंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? कोंड से हुई है। तो कोंड का मतलब होता है पर्वत, है ना। जो कोंड है, गोंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? कोंड, है ना। और कोंड शब्द जो है वो बेसिकली तमिल भाषा का शब्द है, और कोंड का मतलब तमिल भाषा में होता है पर्वत। ठीक है, इसलिए जो गोंड होते हैं वो अपने आप को कोयतोर कहते हैं। कोयतोर, कोयतोर का मतलब होता है पर्वतवासी मनुष्य। ऐसे मनुष्य जो पर्वतों में निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोंड कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए जो गोंड होते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? कोयतर। ठीक है, गोंडों के लिए सबसे पहले, या गोंड जनजाति के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का इस्तेमाल जो है ठक्कर बप्पा ने किया। ठीक है, किसने? ठक्कर बप्पा, या ठाकुर बाबा भी कहते हैं उनको, ठक्कर बप्पा कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। तो अब ये बात समझ में आ गई आपको कि गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है, और इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, जो कि मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? वो तमिल भाषा का शब्द है। ठीक, फिर कोयतोर मतलब पर्वतवासी मनुष्य। उसके बाद जो है गोंडों का जो मूल है वो है द्रविड़ियन, है ना। तो जो गोंडों का जो मूल है वो क्या है? द्रविड़ या द्रविड़ियन। द्रविड़ मतलब होते हैं जो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हों। द्रविड़ का मतलब होता है मूल रूप से दक्षिण दिशा के रहने वाले। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस भारत के जो मूलवासी हैं, या मूल रूप से जो भारत के निवास करने वाले हैं, वो द्रविड़ियन ही थे। ठीक है, आर्य लोग कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स मूलर का मानना है। ठीक है, तो द्रविड़ियन मूल के हैं हमारे आदिवासी या गोंड समाज जो है, गोंड जनजाति के जो लोग हैं, वो मुख्य रूप से जो इनका मूल है वो द्रविड़ियन है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए, यहाँ से अब इनके बनावट की हम लोग बात करते हैं। गोंडों की बनावट कैसी होती है? इनका रंग काला होता है। रंग काला होता है, कद जो है छोटा भी होता है या मध्यम होता है। छोटा होता है, या फिर इनका कद कैसा होता है? मध्यम होता है ना। डिलडॉल होता है, सुडौल शरीर होता है इन लोगों का। इनकी जो नाक होती है वो बड़ी होती है और चपटी होती है। हम शरीर की बनावट की बात कर रहे हैं, शारीरिक बनावट की बात कर रहे हैं। रंग काला होता है, कद छोटा या मध्यम होता है। जो नाक होती है वो चपटी होती है, और कैसी होती है? वो बड़ी होती है। जो होंठ होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके मोटे होते हैं। मुंह कैसा होता है इनका? चौड़ा। और जो बाल होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है, और चेहरे पे जो दाढ़ी आती है वो कभी भी पूरी नहीं आती। ये आदिवासी समाज की विशेषता है, या गोंड जनजाति की ये विशेषता है। ठीक है, ये इनकी शारीरिक बनावट की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी उपजातियाँ। ठीक है, गोंड समाज की जो है, या गोंड जनजाति की जो उपजातियां हैं, मुख्य रूप से कितनी जनजातियां हैं? कितनी उपजातियां हैं इसकी जो है मुख्य रूप से 6 इसकी उपजातियां हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है वो है अगरिया। अगरिया जो है गोंड की ही जो है क्या है? वो एक उपजाति है। तो अगरिया लोगों का काम क्या है? अगरिया लोहे का काम करते हैं। ठीक है, अगरिया काय का काम करते हैं? लोहे का काम करते हैं। प्रधान जो होते हैं पूजा पाठ करते हैं, मतलब ये पुजारी वर्ग के लोग होते हैं। कोयला भूतिस, या इनको कोयला भूति भी कहते हैं, तो ये नाचने वाले गोंड होते हैं। उसके बाद नगारची होते हैं जो बाजा बजाने वाले होते हैं। उसके बाद में ओझा होते हैं जो पंडिताई या तांत्रिक काम करते हैं, वो ओझा कहलाते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है सोलाहास। सोलाहास का मतलब होता है जो बढ़ईगिरी करते हैं। ठीक है, कारपेंटर। ठीक, तो इस तरीके से गोंडों में जो है, या गोंड समाज या गोंड जनजाति में ये उसकी उपजातियां हैं, जिसमें अगरिया है जो लोहे का काम करते हैं, प्रधान पूजा पाठ करते हैं, कोयला भूतिस नाचने वाले गोंड होते हैं, नगारची बाजा बजाने वाले होते हैं, ओझा मतलब पंडिताई या तांत्रिक कार्य करने वाले, और सोलाहास मतलब बढ़ईगिरी, है ना। तो इस तरीके से ये गोंड जनजाति की ये उपजातियां हैं। ठीक, उसके बाद निवास के आधार पर इनके 2 वर्ग पाए जाते हैं, एक धुर गोंड और एक राजगोंड। तो धुर गोंड जो होते हैं वो साधारण वर्ग होता है, मतलब सामान्य जन समूह होता है इनका। और जो राजगोंड होते हैं ये भूस्वामी होते हैं, राजा होते हैं, मतलब ये एक प्रकार से राजपूत क्षत्रिय राजाओं के समान
ये भूमि के मालिक होते हैं। तो इस तरीके से निवास के आधार पर इनके दो वर्ग हैं, एक धुरगोंड होता है और एक राजगोंड होता है। जो राजगोंड होता है वो भूमि का स्वामी होता है और जो धुरगोंड होता है वो क्या होता है, साधारण वर्ग से संबंध रखता है। ठीक, इस तरीके से है। अब हम लोग बात करते हैं इनके देवताओं की। तो इनके देवता होते हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव और ठाकुर देव। तो बूढ़ा देव जो होता है वो साज के पत्ते, मतलब साजा के पत्ते या साज के जो वृक्ष होते हैं उस पर वो निवास करते हैं। ठीक है। एक जो सच्चा आदिवासी होता है वो कभी भी साजे के पत्ते को लेकर या साज के पत्ते को लेकर जो है कभी भी झूठ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उस पर बूढ़ा देव का निवास होता है। फिर दूल्हा देव जो होते हैं वो उनकी बीमारियों से रक्षा करते हैं। और ठाकुर देव मतलब जो ग्राम भूमि के देवता होते हैं उनको ठाकुर देव कहते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं गोंड समाज की जो विवाह पद्धति होती है उसमें कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जिसमें पठौनी विवाह है, चढ़ विवाह है, लमसेना विवाह है और दूध लौटावा विवाह है। ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण विवाह होता है दूध लौटावा विवाह। ठीक है, सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें क्या होता है कि मामा या बुआ की लड़की से शादी की जाती है, इसलिए ये दूध लौटावा विवाह कहलाता है, दूध लौटावा। ठीक है। 4 प्रकार में एक प्रकार ये भी है, पठौनी, चढ़, लमसेना और दूध लौटावा विवाह। ठीक। फिर इनके हम लोग नृत्य की बात करते हैं तो इनके नृत्य में सैला है, कर्मा है, भड़ौनी है, सुआ, कहरवा, सजनी, दीवानी और बिरहा। ठीक है। तो इस किस्म के इनमें नृत्य पाए जाते हैं। एक सैला नृत्य भी होता है, कर्मा होता है, भड़ौनी, सुआ, कहरवा, सजनी, दीवानी और बिरहा। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। इनकी विवाह पद्धति देख लीजिए, इनके देवता देख लीजिए, इनके नृत्य हैं हमने आपको बता दिए। तो आप इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देख लीजिए। अब इनके जो पर्व एवं जो त्यौहार होते हैं हम उनको भी देख लेते हैं। इनके पर्व त्यौहार कौन कौन से होते हैं? इनके पर्व त्यौहार होते हैं मढ़ई, छेरता, कर्मा, बिदरी, मेघनाथ, बकपंथी। तो ये इनके सब क्या होते हैं? इनके ये त्यौहार होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से जो है आप इसको पढ़ेंगे। फिर कुछ चीज़ें और इसमें देख लेते हैं जो काम की हैं, वह मैं आपको बता देता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है। गोंड जनजाति में जो है समगोत्री विवाह वर्जित है ना। जो गोंड समाज में समगोत्री विवाह होते हैं, मतलब एक गोत्र में विवाह वर्जित है, एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक है। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश प्लस भारत या मध्य प्रदेश और भारत दोनों की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है गोंड। ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो आप बोलोगे भील। मध्य प्रदेश और भारत की भील के बाद कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? तो वो है गोंड। याद रखिएगा आप लोग इसको। तो क्या उत्तर लगाएंगे आप उसका? गोंड। ठीक है। मुड़िया जनजाति के समान इनमें घोटुल प्रथा पाई जाती है। ठीक है। मुड़िया भी एक प्रकार की जनजाति है, इसमें घोटुल प्रथा है। तो घोटुल प्रथा जो है वो हमारे आदिवासियों में भी क्या है? पाई जाती है। ठीक है। मतलब गोंड में भी, गोंड जनजाति में भी पाई जाती है। फिर साजे का पत्ता जो होता है महत्वपूर्ण होता है। मैंने बताया कि साजे के पत्ते को लेकर एक जो सच्चा आदिवासी वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इनका जो प्रिय भोजन होता है वो होता है पेज। पेज जो होता है वो मोटे अनाजों से बनता है और ये इनका प्रिय भोजन होता है। ठीक है। और इनमें एक विशेषता और पाई जाती है कि ये गुदना प्रिय जनजाति है। मतलब जो गुदना गुदवाते हैं, जो टैटू वेटू करवाते हैं ना, तो ये गुदना प्रिय जनजाति हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं गोंड जनजाति से आज हमने कवर किए और इस तरीके से आप पढ़िए तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगामी MPPSC की परीक्षा हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो आप अपने तैयारियों को कंटिन्यू रखें, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हो, बड़ी शिकायत है मुझे। ठीक है। जय श्री राम।